एसी ऑन करता हूँ। तुम लोगों को बुकलेट सभी लोगों को मिल गया होगा ना? अनुषा, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें बेटा? ओके। सो देखो, आपके पास ये जो बुकलेट है, इस बुकलेट में मैंने अभी सीबीएसई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कितने बच्चे सीबीएसई वाले हैं? सारे सीबीएसई वाले तुम्हें छोड़ के, ठीक है? तुम्हारे लिए मैं प्रीवियस ईयर जो आईएससी बोर्ड का क्वेश्चन है दैट आई विल प्रोवाइड यू सेपरेटली, बट एवरीवन हैव टू सॉल्व दिस कंप्लीट बुकलेट। पूरा बुकलेट तुम्हें सॉल्व करना होगा, और इस बुकलेट में ऐसा नहीं कि तुम्हें एक दिन स्टार्ट करना और हमेशा सॉल्व करते रहना है। बुकलेट में जिस दिन जो टॉपिक में पढ़ाऊंगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको टिक करवा दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है? तो केवल उतने ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करने होंगे, ठीक है? रैंडम क्वेश्चंस पे नहीं भागना दौड़ना है, रैंडम इधर उधर हाथ पैर नहीं मारना है। जब तक आपका सिलेबस चलेगा तब तक आप सिलेबस पर फोकस रहिए, जितना पढ़ाया जाए उस पर स्टिक रहिए। उसके बाद जब चैप्टर कंप्लीट होगा, एमओटी से पहले मैं रिवीजन लूंगा, उससे भी पहले, रिवीजन से जस्ट पहले आपको एक दिन का टाइम मिलेगा जिसमें आप अपने आप को देखोगे कि यार पूरे बुकलेट में से क्या सारे क्वेश्चन तुम्हें आते हैं, नहीं आते तो कहाँ पर डाउट है, पूरे सिलेबस में से कौन सा टॉपिक अभी भी तुम्हारा डाउटफुल है। तो जो डाउटफुल टॉपिक होगा उस टॉपिक को आप फिर से रिवीजन क्लास जो एक दिन मैं दूंगा उस रिवीजन क्लास में आप कवर कर लोगे। तो देखो, बहुत आराम से हमें धीरे धीरे चलना है और समझते हुए चलना है, और ये कंफर्म करते हुए चलना है कि हमारा सारा सिलेबस प्रॉपर कंप्लीट हो रहा है, आपके नोट्स प्रॉपर कंप्लीट हो रहे हैं और आप रिवीजन कंप्लीट करते हुए चल रहे हो, ठीक है? तो यार देखो, रेगुलर हम लोग को यहाँ पर सारी चीज़ों को कंटिन्यू करना है। अभी मैं आपको एक प्लानर दूंगा जो मैंने बताया था प्लानर देने के लिए। आज मेरा लेक्चर 2 है, वैसे लेक्चर 1 मैंने पढ़ाया था बट बीच में गैप हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ शेड्यूल, वरना कल ही मेरी क्लास रही होती, शेड्यूल फिर से चेंज हुआ है, तो उसकी वजह से मैं स्टार्ट करूंगा फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर, ठीक है? तो देखो लेक्चर्स कौन कौन से मेरे हैं उससे मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? सी, जो हमारा लेक्चर 1 है जिसमें मैंने बताया था क्या, चार्ज के बारे में पढ़ना है, व्हाट इज चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है? लेक्चर 2 आपका जो है, लेक्चर 2 दैट इज मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, एंड लेक्चर 3 जो आपका है, लेक्चर 3 दैट इज कूलम्स लॉ। तो सी, वी हैव टू कवर फर्स्ट 2 लेक्चर टुडे, फर्स्ट एंड सेकंड। क्योंकि मेरा सेकंड लेक्चर है तो सेकंड लेक्चर के बिहाफ पे मैं फिर भी सेकंड और फर्स्ट दोनों लेक्चर को कवर करने की कोशिश करूंगा। नहीं होता है तो भागूंगा नहीं, बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को पूरी तरीके से कंप्लीट करूं, ठीक है? अब समझते हैं 1 बाय 1 लेक्चर से, ठीक है? देखो, नोट कर लो, पहले टॉपिक्स नोट कर लो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं आराम से। लास्ट क्लास में मैंने चार्ज की डेफिनेशन लिखा दी थी, यस क्या कर लिखा था? बेटा जो भी आए आगे से कभी भी उसको बंद करके आया करो लास्ट में, है ना? क्योंकि एसी का कोई मतलब नहीं रहेगा, हमें मतलब नहीं है। ओके, तो पहले लेक्चर के बारे में हम लोग बात करते हैं जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। एक क्विक समरी लेते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहली बात हमने पढ़ा था किसके बारे में, चार्ज के बारे में, कि व्हाट इज चार्ज। तो इसकी मैंने डेफिनेशन बताई थी और उस डेफिनेशन में 3-4 बातें याद रखनी थी। क्या पहली चीज, चार्ज क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी भी और प्रॉपर्टी है। तो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और मैटर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या करता है, कोई भी मैटर या ऑब्जेक्ट या तो एक्सपीरियंस करेगा या फिर प्रोड्यूस करेगा। दो बातें, ईदर प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस। क्या एक्सपीरियंस या प्रोड्यूस करेगा, दो बातें आपको मैंने बताई थी। वन इज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक
और इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि भाई चार्ज क्या है, चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो कि चार्ज है ना, वो क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को या तो शो करेगा या खुद एक्सपीरियंस करेगा। ये डेफिनेशन मैंने बताई थी, ये डेफिनेशन आपको कहीं भी मिल जाएगी और ये सिंपल डेफिनेशन आपको देखना होता है तो देखने को मिला था। सेकंड डेफिनेशन अगर हम लोग बात करें यहाँ पर चार्ज के बारे में, तो मैंने डेफिनेशन बता सकते हैं क्या कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ए हुआ करता था, लास्ट क्लास में याद करो, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, बी है। इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जब हमने फ्रिक्शन कराया तो फ्रिक्शन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन ए से बी पर ट्रांसफर हो गए। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए बेटा, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी, जिसकी वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और यहाँ पर कितना चार्ज आ गया, प्लस n इंटू ई, और यहाँ पर कितना चार्ज आ जाएगा बेटा, माइनस n इंटू ई। तो यहाँ पर ये जो चार्ज पॉजिटिव आया है वो किस वजह से आया है, ड्यू टू डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया, ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि बॉडी ए इज पॉजिटिवली चार्ज्ड व्हाइल बॉडी बी इज नेगेटिवली चार्ज्ड। बट बॉडी ए एंड बी इनिशियली दे वर न्यूट्रल, अभी ये चार्ज कैसे हो गए, तो चार्ज होने के पीछे की वजह क्या थी, बेसिक रीजन क्या है, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। What is the reason behind to be charged any body? That is transfer of electron. So we can say the charge is a property which develops on a body due to transfer of electron. और ट्रांसफर में हम लिख सकते हैं क्या, या तो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और डेफिसिट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये डेफिनेशन हम लोगों के पास, दो डेफिनेशन यहाँ से आपके पास क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, फिर मैं इसे नोट कर लें। चार्ज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो चार्ज के बारे में सबसे पहली चीज, चार्ज की बेसिक डेफिनेशन एक है, दूसरी डेफिनेशन आपको यहाँ पर पता चल रही है। मतलब कोई भी बॉडी चार्ज्ड बॉडी तभी कहलाएगी जब उस पर या तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी हो। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे, ये दोनों डेफिनेशंस नोट करेंगे, हम लोग आराम से चलेंगे, परेशान नहीं होना। हो गया ना। इसके बाद मैंने बताया था क्या कि जो चार्ज है, चार्ज की यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, आपको बताया था मैंने, कूलम, COULOMB, कूलम। ठीक है, और दिस इज एक्चुअली द SI यूनिट। कौन सी यूनिट है बेटा, SI यूनिट। जबकि इसकी CGS यूनिट जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टैट कूलम, स्टैट। और कहीं कहीं पर आपको ये ऐसे ESU की तरह लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, और आपको एक रिलेशन बता दूं कि 1 कूलम हैज अ वैल्यू 3 × 10⁹ ESU या स्टैट कूलम, या फिर 1/10 एब कूलम। ये रिलेशन मैंने आपको घर से लिखकर लाने के लिए बोला था। ठीक है, कि आप ये रिलेशन जरूर लिखिए कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद चार्ज के बारे में एक और बात बताई थी, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट चार्ज के बारे में मैंने बताया क्या कि इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, वो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, तो A एम्पियर इनटू टाइम। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमने बताया क्या कि चार्ज क्वांटिटी कैसी है, इट इज अ स्केलर और वेक्टर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो हमने चार्ज के बारे में बेसिकली बता दी हैं वो आपको पता है। ठीक, कुछ और बातें, कुछ एडिशनल बातें, वो क्या कि जब यहाँ पर हम लोगों ने चार्ज, चलो पहले इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं, आराम से चलते हैं, लिखते रहो।
क्योंकि जब तक थियरी पढ़नी तब तक हमें बहुत आराम से चलना, समझते हुए चलना, याद करते हुए चलना। डेली का डेली याद करके आओगे, मैं लिखवाते हुए चलूंगा। तुम लोगों को बुकलेट नहीं मिली? किसको उसको नहीं मिला? एक दो तीन। हाँ बेटा, थोड़ा सा आलस कम करना, इसमें 3 स्टेपलर लगा लेना, और हो सके तो इधर अपना वो कोई सेलो टेप या थोड़ा कोई टेप होगा तो उसे जरूर लगा लेना। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 स्टैट कूलम 1/10 एव कूलम, AB एव। ओके है ना? अब देखो कुछ और इम्पोर्टेंट बात, क्या इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। सो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल प्रॉपर्टीज। ठीक, हटाऊं मैं इसको। सेकंड पार्ट है, सेकंड पॉइंट है इस चैप्टर का, वो क्या? दैट इज प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हमने ये चीज बता रखी थी, फिर भी एक बार हम लोग बात करेंगे। The very first property is what? This is called fundamental property. याद रखेंगे पहला प्रॉपर्टी क्या? Fundamental property. Sir, what is the statement of this fundamental property? Because the statement is going to be very important. क्या हर प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये चारों प्रॉपर्टीज में से कोई भी प्रॉपर्टी डायरेक्टली विद स्टेटमेंट एंड एग्जाम्पल पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसका स्टेटमेंट लिखवाना चाहता हूँ। तो लिखो फंडामेंटल प्रॉपर्टी, राइट द स्टेटमेंट। लिखना, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल while unlike attracts, while unlike attracts. This is the statement. मतलब अगर आपके पास दो चार्ज होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव भी क्या करेंगे बेटा? रिपेल करेंगे। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने एक बात पहले बताई कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके, एंड इट हैज बेसिकली टू पोलैरिटी। कौन कौन सी? एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो अगर आपके पास दो सिमिलर पोलैरिटी के चार्ज हैं, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हों चाहे वो दोनों नेगेटिव हों, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है तो क्या करेगा बेटा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा कि सपोज यू हैव वन चार्ज Q1, अदर इज Q2। ठीक है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग पॉजिटिव और नेगेटिव, और हो सकता है ये भी क्या हो? पॉजिटिव हो, और हो सकता है ये भी क्या हो? नेगेटिव हो। जब भी इसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें नहीं पता है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं क्या, इफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ Q1 एंड Q2 इज ग्रेटर देन 0, तो इसका क्या मतलब? Q1 और Q2 के मल्टीप्लिकेशन जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्या हुआ इसका? Q1 कैसा होगा और Q2 कैसा होगा? या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेटर देन 0? दिस इज 0, इधर वाला पार्ट क्या होता है? नेगेटिव, इधर वाला पार्ट क्या होता है? पॉजिटिव। तो ग्रेटर देन 0 क्या होता है? पॉजिटिव नंबर। कहने का मतलब क्या है कि अगर ऐसा कहीं पर लिखा हुआ Q1 into Q2 is greater than 0, इसका सीधा सा मतलब ये है the multiplication of two charges is actually positive। और दो चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव तभी हो सकता है जब दो पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन हो या फिर दो नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन हो। मींस what is the meaning of this statement? We can write both charges Q1 and Q2 are like charges, है ना, या like charge। वेरी सिंपल, हम ये तो बोल सकते हैं कि अगर ये स्टेटमेंट तो हम कह सकते हैं दोनों क्या होंगे? लाइक चार्ज होंगे। एंड इफ बोथ आर लाइक चार्ज, व्हाट काइंड ऑफ फोर्स विल एग्जिस्ट इन बिटवीन देम? यू विल से क्या, कैसा फोर्स एग्जिस्ट करेगा बेटा? फोर्स ऑफ, अच्छा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। क्लियर हो गई बात? ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, we can
हैव अ क्वेश्चन लाइक Q1 into Q2 लेस देन 0, बताओ कैसा फोर्स होगा इन दोनों के बीच में? Q1 और Q2 का मल्टीप्लिकेशन अगर लेस देन 0 है तो बताओ इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो कैसा होगा? एक नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पर आता है। हाँ जी, एक एक नेगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव, ये तो 100% है। और नेगेटिव वाले तो वैल्यू होगा। हाँ बेटा, नेगेटिव वाले तो वैल्यू नहीं, हाँ तो ज्यादा नहीं। कैसे कैसे नहीं, अच्छा पॉजिटिव वी कैन नॉट से, प्लस हो रहा है ना? हमको लगा प्लस हो रहा है। हाँ, जब प्लस वाली बात आएगी तब वहां पर कुछ होगा दूसरा। तो Q1 एंड Q2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है बेटा? लेस देन 0, इट मींस व्हाट? एंड मल्टीप्लिकेशन इज नेगेटिव, और नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताओ, लिखना 1 मिनट के लिए बंद करो। तीसरे क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। वो क्या कि इफ Q1 plus Q2 is equal to 0, अगर Q1 और Q2 का सम 0 है तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होगा? ऑप्शन में दे रहा हूं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा ऑप्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन, एंड थर्ड ऑप्शन नो फोर्स एग्जिस्ट। आंसर बताओ। अट्रैक्शन के फेवर में कितने लोग हैं? अट्रैक्शन 1 2 3 4, बस। रिपल्शन के फेवर में कितने लोग हैं? नो। कोई फोर्स नहीं देगा उसके फेवर में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 7। नो फोर्स के फेवर में 7 लोग हैं और अट्रैक्शन के फेवर में केवल 4 लोग हैं, और जो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं वो 2-3 लोग हैं। ठीक है, तो आंसर क्या सही होना चाहिए बेटा? जहां मेजॉरिटी सही है ना, लेकिन मेजॉरिटी पूरी तरीके से क्या है बेटा? गलत। आंसर इज अट्रैक्शन। द राइट आंसर इज अट्रैक्शन। हाउ? जस्ट थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट। सी, ये जो स्टेटमेंट आपके सामने दिख रहा है, इट इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है क्या कि दो चार्जेस का सम 0 है, तो दो चार्जेस का सम 0 कब हो सकता है? जब एक +2 हो दूसरा -2 हो, एक +4 हो दूसरा -4 हो, एक +10 हो दूसरा -10 हो। मतलब मैं ये कह सकता हूं क्या कि इफ Q1 is plus Q2 is equals to 0, तो Q1 is equal to minus of Q2। मतलब अगर Q2 पॉजिटिव है तो Q1 डेफिनेटली नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये डेफिनेटली क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? सेम होगा। बोले यार ये बात समझ में आती? तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं? बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। हेलो, ये बात समझ में आ रही है? बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। सो व्हेन देयर आर ऑपोजिट चार्जेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी देयर। सिंपल। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका? ए आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द फंडामेंटल प्रॉपर्टी on which we can discuss the different kind of questions. Okay, this is done. Fine. नोट करना है जल्दी से नोट कर लो, और जिन्होंने नोट कर लिए हैं वो 1-2 सवालों का मेरे और जवाब दे दें। क्या मैं दे रहा हूं यहाँ पर क्वेश्चन? If Q1 Q2 by Q1 is equals to +2, ठीक है, Q1 और Q2 क्या है? +2। तो बताओ ऑप्शन ए, बी, ऑप्शन छोड़ो, किस टाइप का फोर्स इनके बीच में एग्जिस्ट करेगा? बस हाँ, रिपल्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगा। कौन सा चार्ज बड़ा होगा? Q2 या Q1? Q2 बड़ा होगा। ऐसे सोचो ना, Q2 कैन बी रिटन एज डबल ऑफ Q1, है ना? तो Q2 क्या होगा बेटा? बड़ा होगा, Q1 क्या होगा? छोटा होगा। कितनी बातें समझ में आ गई? चले आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी का नाम क्या है? दैट इज क्वांटाइजेशन। पुट द हेडिंग, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और चार्ज इज क्वांटाइज्ड। सेकंड प्रॉपर्टी जब इस लिखेंगे, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, और सेकंड प्रॉपर्टी इज नोन एज क्वांटाइजेशन।
इसका क्या मतलब हुआ? स्टेटमेंट लिखेंगे जल्दी से, राइट द स्टेटमेंट। क्या है स्टेटमेंट? द चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी, charge on any body can exist charge on any body can exist only in integral multiple of only in integral multiple of charge at one electron, चार्ज एट 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दैट इज, ये स्टेटमेंट हो गया, दैट इज Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस n इंटू E, वेयर n could be 0, 1, 2, 3, 4 and so on. This is the meaning of the statement. क्या कि किसी भी बॉडी पर ये जो Q की वैल्यू, Q मतलब क्या? चार्ज, वो E मतलब चार्ज एट 1 इलेक्ट्रॉन, तो वेयर n इज व्हाट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E हैज अ वैल्यू 1.6 × 19 कूलम। ठीक है, तो इसी के मल्टीपल में चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। क्लियर? समझ में आ गई बात? इस पर क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर, आज का कौन सा क्वेश्चन है बेटा? ये 5th क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा? A body carries 3.7 into 10 to the power minus 14 कूलम चार्ज, है ना? Whether this charge possible or not, आपको ये बताना है कि ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है, बस ये आपको देखकर बताना है, और देखकर तो आप बता नहीं सकते। कहने का मतलब क्या था? यहाँ n जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा क्या होना चाहिए? एक इंटीजर होना चाहिए। मतलब क्या नहीं होना चाहिए? ये फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ये फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और क्या ये डेसिमल नहीं होना चाहिए। ये दो बातें नहीं होनी चाहिए, ये बात आपको यहाँ पर स्टेटमेंट मिलेगी। ठीक, देख दिया स्टेटमेंट। अब कैसे पता करेंगे इसको, सॉल्व कैसे किया जाएगा? तो सॉल्व करने का देखो तरीका क्या है। आपके पास क्या दिया हुआ है बेटा? Q की वैल्यू दी गई, आपको क्या निकालना है? n निकालना है, और पता करना है कि बताओ ये n इंटीजर है या नहीं। तो आप कैसे निकालोगे? Q is equals to n into E, तो n must be equals to the given charge upon charge at 1 electron. What is the value of given charge? 3.7 10 to the power minus 14 कूलम, और ये कितना होता है? 1.6 10 to the power minus 19 कूलम। आपको सॉल्व करना ही है। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 37 upon 16 into 10 to the power, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 5। ध्यान दो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर पावर 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा आ रहा है, और ये दोनों कंप्लीट नंबर्स हैं, तो 100% ये डिविजिबल हो गई होगा 16 से, और ये एक कंप्लीट नंबर आएगा। समझ मेरी बात पा रहे हो? देखो, अगर 2 से डिविजिबिलिटी देखनी हो, तो 2 से डिविजिबिलिटी के लिए रूल क्या है? या तो लास्ट में कोई इवन नंबर हो, और या फिर सिंगल एक जीरो हो। अगर 4 से डिविजिबिलिटी देखनी है, तो लास्ट में कितने जीरोज हो बेटा? अगर 2 जीरोज हैं, तो भाई ये डिविजिबल होगा पूरी तरीके से। अगर 8 से डिविजिबिलिटी देखनी है, तो लास्ट में क्या होना चाहिए? 3 जीरोज होने चाहिए। 16 से डिविजिबिलिटी देखनी है, तो आपके पास 4 जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पर पावर क्या है?
3 से ज़्यादा है, यानी कि 4, 5, 6, 7, तब तो आप 100% कह सकते हो कि भाई ये 100% 16 से डिविजिबल होगा। अगर ये डिविजिबल होगा तो ये कंप्लीट नंबर है दोनों, यहाँ डेसिमल नहीं होना चाहिए। दिस इज द कंप्लीट नंबर, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी एक कंप्लीट नंबर मिलेगा, हेंस दिस चार्ज इज पॉसिबल। बट अभी यहाँ पर देख लेते हैं कितने पावर है बेटा, 5। तो यार हम अभी कह सकते हैं कि यस दिस चार्ज इज पॉसिबल, बट लेट्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ n। तो ये कितना हो जाएगा, 37/16 इंटू 1, 2, 3, 4 और 5, 16 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा बेटा, 4 बचा, 16 दूनी 32, 16 बचे 80, ये आ जाएगा। 6250 मल्टीप्लाई बाय 37 करोगे, दैट विल बी अन इंटीजर, hence this charge is possible. Your answer is hence this charge is possible. समझ में आ गई बात? चार्ज इस तरीके से पॉसिबल है या नहीं है, ये हम बताते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, एक क्वेश्चन बहुत। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टी नंबर 3, थर्ड प्रॉपर्टी। व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टी? एडिटिविटी, ठीक है। तो आपका इसका स्टेटमेंट लिखो जल्दी से, स्टेटमेंट लिखो। The net charge on any body or system, the net charge on any body or system, the net charge on any body or system is the algebraic sum of, is the algebraic sum of, is the algebraic sum of sum of all the charges on it. Just give me a second. All the charges on, वो जो स्टेटमेंट लिखा हुआ Q net is equal to Q1 plus देखो जैसे मान लो हमारे पास कई सारे चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, तो उन सबका अलजेब्रिक सम करना है, ना कि वेक्टर सम करना है। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना कि दिस इज द अलजेब्रिक सम नॉट अ वेक्टर सम, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा तुम्हें डिटेल में नहीं जाना है, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। थर्ड के बाद फोर्थ, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। What is the meaning of conservation of charge? देखो सबसे पहले ये समझना आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब अगर किसी भी सिस्टम के अंदर कोई भी 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, if all the objects are taken together but we have stopped the exchange of matter or एनर्जी, अगर इस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मैटर या एनर्जी का एक्सचेंज में रोक दो, उसे क्या बोला जाता है? आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब अगर आपके पास एक चार्ज है ना,
तो चार्ज क्या है, मैटर ही तो है, और मैटर को हम बाहर या अंदर नहीं ले जा सकते। मींस व्हाट, देयर इज एन एक्सचेंज बिटवीन ए एंड बी इज पॉसिबल, इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन ए और बी बाहर किसी और से एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है बेटा, कंजर्व होता है। तो हम कह सकते हैं क्या, इन एन, स्टेटमेंट लिख लो, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज is always constant. यानी कि हम कह सकते हैं क्या, Q net in an isolated system is always constant। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है Q final is equal to Q initial will be the same। ठीक है, याद करो जब हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करते थे तो वहां पर क्या बोलते थे, The momentum is conserved, किसके लिए, but for an isolated system। ऐसा तो नहीं कहते थे कि momentum can never be created nor be destroyed like energy। तो कभी भी कंजर्वेशन का स्टेटमेंट ही एक्चुअली क्या है, something is going to be constant if you are applying some external or internal conditions, okay, under some circumstances something could be constant। This is the statement of conservation, okay। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब देखो, मैंने लास्ट क्लास में मेथड ऑफ चार्जिंग में कंडक्शन पढ़ा दिया था आप लोगों को, है ना, मेथड ऑफ चार्जिंग में कंडक्शन पढ़ा दिया था। इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज द मतलब ये कंजर्वेशन और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन होते हैं वो वहां बताऊंगा मैं। अभी के लिए ये दो स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट होता है। वो एग्जाम्पल क्या, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज पेयर प्रोडक्शन। पेयर production. This pair production will again come to your chapter number 13, that is nuclei। chapter number 13 में आएगा क्या, nuclei में pair production। समझना क्या होता है, you have to write the statement of pair production। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये भी मैं इसके जस्ट बाद बताने वाला हूँ। देखो क्या कहता है कि पेयर प्रोडक्शन, जैसे हमारे पास अगर कोई हैवी न्यूक्लियस है, सपोज दिस इज अ हैवी न्यूक्लियस, ठीक है, और इस हैवी न्यूक्लियस से अगर कोई गामा फोटोन, दिस इज व्हाट गामा फोटोन, व्हेन दिस गामा फोटोन इंटरैक्ट विद एनी हैवी न्यूक्लियस, ओके, इट प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, एक तरफ प्रोड्यूस करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन -1e0, और दूसरी तरफ क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, +1e0, दैट इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन। ठीक है, और इसे क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इन दिस पर्टिकुलर केस इफ आई सी, बताओ यहाँ पर एनर्जी, ये क्या है, फोटोन। फोटोन क्या होता है, एनर्जी पैकेट होता है। एनर्जी पर कोई चार्ज होता है क्या, नो। तो व्हाट इज द चार्ज हियर, 0। न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस है ऑलरेडी, और न्यूक्लियस किसका होगा, एटम का, दैट इज ऑलरेडी न्यूट्रल, एटम इज ऑलरेडी न्यूट्रल। सो इफ द एटम इज ऑलरेडी न्यूट्रल, तो नेट चार्ज हियर इज 0। व्हाट इज द टोटल चार्ज बिफोर द इंटरेक्शन, तो यहां पर कह सकते हैं क्या, Q टोटल बिफोर इंटरेक्शन, that is 0। Hence after interaction अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसके बराबर है चार्ज, -e, और दूसरा चार्ज किसके बराबर है, +e, तो टोटल कितना हो गया, 0। हम कह सकते हैं Q टोटल आफ्टर इंटरेक्शन। भाई अगर बिफोर इंटरेक्शन 0 था तो आफ्टर भी 0 होना चाहिए। Hence we can say yes, the charge is conserved in any interaction, in any process। Why? Because in this process these are the two isolated systems। ठीक है, other examples I will explain also। फिलहाल के लिए एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, राइट द स्टेटमेंट ऑफ चार्ज कंजर्वेशन।
और देखो ये सोचो, चार्ज कंजर्वेशन का स्टेटमेंट कोई टीचर क्यों पूछेगा, जरा सोच के देखो ना। चार्ज कंजर्वेशन क्यों पूछा जा रहा है? बिकॉज उसे पता है कि बच्चा क्लास 9 से रटा हुआ है द स्टेटमेंट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो उसी तरीके से यहाँ पे लिख देगा चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दैट इज ट्रू समवेयर, है ना कहीं सही है कि हमारे यूनिवर्स में जितने चार्ज है ना, वो जितने पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव है, अल्टीमेटली टोटल बैलेंस्ड है। तो उसको हम कह सकते हैं ना तो इसे क्रिएट कर सकते हैं ना तो इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन चार्ज एक इफेक्ट है एक तरीके से, जो कब एक्शन में आता है, जब उस पर चार्ज इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफर करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज का नंबर जो है, अमाउंट जो है, दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट फॉर अ सिंपल आइसोलेटेड सिस्टम। जस्ट अज्यूम द होल एटमॉस्फेयर इंक्लूडिंग अर्थ इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। जरा सोच के देखो कि पूरा हमारा जो एटमॉस्फेयर है और अर्थ है, इसको मैं एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लूं, तो यहाँ पर भी नेट चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। समझ आ रही बात? अगर मैं पूरे सोलर सिस्टम को एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लूं, यानी कि बाकी गैलेक्सीज के साथ मेरा इंटरेक्शन ना हो, तो विद इन द सोलर सिस्टम वी हैव व्हाट, वी हैव चार्ज कांस्टेंट। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज मत होना चार्ज कांस्टेंट के इस स्टेटमेंट से। प्लीज नोट द एग्जांपल। नाउ मूविंग टू द मेथड ऑफ चार्जिंग। कैसे मेथड ऑफ चार्जिंग को समझते हैं? सबसे पहले मैं कंडक्शन को ही पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट करते हैं जो भी नोट कराया मैंने। क्वेश्चन जरूर नोट करते जाओ। हाँ हाँ बेटा, क्वेश्चन जरूर नोट करना, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक क्वेश्चंस, है ना। अगर बेसिक्स आपको पता रहेंगे क्वेश्चन के, तो आप एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे। और सभी अपना प्रॉपर नोटबुक बनाएं, क्योंकि नोटबुक अगर आपके पास है तभी आप रिवीजन कर पाओगे। अभी 12th का रिवीजन मैं करवा रहा हूँ, लेकिन लिटरली रो रहे हैं बच्चे, क्योंकि वो कॉपी नहीं बनाए थे। जब भी मैं पूछता हूँ, सर वो तो कॉपी घर पे रह गई है, सर वो मैंने कल रफ में लिखा था। मतलब मैं पागल थोड़ी ना होती, मैं डेली पूछता हूँ। मुझे भी पता तुम बेवकूफ़ बना रहे हो, मैं क्यों बेवकूफ़ बनूँ, तुम खुद को बना रहे हो। बेटा ऐसा मत करो तुम लोग, है ना। मेरे इतना कहने के बावजूद भी बच्चे करेंगे, मुझे ये भी पता है, लेकिन लॉस अल्टीमेटली तुम अपना ही करो, ध्यान रखना है इस चीज़ का। Now, coming to the next part, that is called method of charging. तो अगर मैं एक जनरल स्टेटमेंट दूं मेथड ऑफ चार्जिंग का, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एनी बॉडी और एनी ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज बाय और व्हेन वी ईदर गिव द इलेक्ट्रॉन और वी टेक द इलेक्ट्रॉन। बहुत लेमन लैंग्वेज में, या तो मैं उसको इलेक्ट्रॉन दे दूं या तो मैं उससे इलेक्ट्रॉन ले लूं। थोड़ा सा और उसी स्टेटमेंट को दूसरी तरीके से क्या बोल सकते हैं कि अ बॉडी कैन बी चार्ज बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी तो बोला जा सकता है, और बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। और ट्रांसफर में अगर किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन की कमी कर दी गई, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया जितना नॉर्मल था उसके पास, तो वो कैसा चार्ज हो जाएगा? इफ देयर इज अ डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एनी बॉडी, तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज? नहीं समझ पा रहे सर, रिपीट करिए। मैंने कहा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास जितने पहले प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो प्रोटॉन पर जितना चार्ज पॉजिटिव में उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव में। अगर दोनों का सम कर दिया तो नेट चार्ज क्या होता है? जीरो। कोई भी ऑब्जेक्ट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस क्या माना जाता है? जीरो चार्ज वाला, मतलब उसे हम न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। अब इस न्यूट्रल बॉडी को अगर मुझे चार्ज करना है, जो लिखा हुआ मेथड ऑफ चार्जिंग टू एनी ऑब्जेक्ट, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को मुझे चार्ज करना है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट पहले क्या था? न्यूट्रल था। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ? उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके बाद बहुत सारे प्रोटॉन्स भी होंगे, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो पहले तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का कहानी समझो। अब इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैंने कहा क्या कि इसमें से मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन ले लिया, टेक वाला सिस्टम, गिव और टेक।
तो मैंने इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ले लिए, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज आर स्टिल सेम। तो बताओ ये ऑब्जेक्ट जब इससे इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज हटा दिया जाए तो अब इस पर इफेक्टिव चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। अगर मैं कहूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसे क्या बोलोगे तुम? पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, है ना। अब सोचो इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस एक ऑब्जेक्ट जो है वो न्यूट्रल है और उसको हमने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लाके दे दिया, तो अब इसके पास जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन पहले तो थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। कौन एक्स्ट्रा आ गया? नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गया। तो उस पूरे बॉडी पर इफेक्टिव चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? बोले नेगेटिव होगा। बिल्कुल समझ में आ रही बात? कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल कब होता है? जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। कोई नेगेटिवली चार्ज कब होता है? जब किसकी संख्या बढ़ जाती है? इलेक्ट्रॉन की। कोई पॉजिटिवली चार्ज कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है। बोले यार बात समझ में आ रहा है? तो कोई भी बॉडी पहले क्या था? न्यूट्रल। न्यूट्रल से वो क्या हो सकता है? या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। नेगेटिवली चार्ज कब होगा? जब उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो। पॉजिटिवली चार्ज कब होगा? जब उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो। बोले यार ये बात समझ में आ गई? अच्छा, एक और बात, एक कंडीशन होती है जिसे हम लोग कहते हैं क्या? पोटेंशियल। एक टर्म है जिसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। अब उस पोटेंशियल को समझने का मतलब ये है, थोड़ा सा एक एग्जांपल लेकर समझेंगे। उस एग्जांपल पर आऊंगा, उससे थोड़ा सा पहले मुझे ये पता है कि मेथड ऑफ चार्जिंग को स्टार्ट करने से पहले किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? दिस इज अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, मतलब प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ऐसे कैपिटल एन लेना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज टोटल कितना है? इक्वल है ना। तो एन ई बराबर एन पी, ठीक है। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या के बराबर, हेंस क्यू टोटल कितना हो जाएगा उसके पास? प्लस एन ई माइनस एन ई, दैट इज 0। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट के पास नेट चार्ज कितना हो? 0 हो, तो उसे क्या बोलेंगे? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को तुम्हें क्या करना है? चार्ज करना है। चार्ज किस तरीके से कर सकते हो? दो तरीके से कर सकते हो। पहला, इसको हम लोग पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज कैसे करा जाएगा? इनमें से इलेक्ट्रॉन को मैं निकाल दूं, किसी और को दे दूं। और नेगेटिवली चार्ज कैसे करेंगे बेटा? जब इसको इलेक्ट्रॉन देकर। तो कोई भी बॉडी नेगेटिवली चार्ज कब हो जाता है? जब इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाए, है ना। और ये पॉजिटिवली चार्ज कब हो जाता है? जब इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हो जाए, डेफिसिट इलेक्ट्रॉन और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट। और इसके पास क्या हो जाए? इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाए, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा? अगर ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो इसका पोटेंशियल जो होगा उसे क्या बोला जाएगा बेटा? पोटेंशियल लो बोला जाएगा। और उसके कंपैरेटिवली इसका पोटेंशियल क्या होगा? हाई पोटेंशियल बोला जाएगा, ठीक है। लेकिन सर इसका पोटेंशियल क्या बोला जाएगा? ये तो लो बोल दिया, इसको हाई बोल दिया, ये कहाँ आएगा? अब इसे समझना। देखो मेरे पास क्या हो सकता है बेटा? यहाँ पर ये है 0, इधर बोलोगे तो क्या बोलेंगे? पॉजिटिव, और इधर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बेटा? नेगेटिव। इधर बोलेंगे तो पॉजिटिव, यहाँ न्यूट्रल, इसे क्या बोलेंगे? नेगेटिव। नेगेटिव को क्या बोलेंगे? सबसे लो या लोवेस्ट, और इसको क्या बोल सकते हैं बेटा? हाईएस्ट। तो अगर कंपैरिजन किया जाए कि एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट और पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट में कौन या किसके पास ज्यादा पोटेंशियल है, जरा ध्यान से देखो। अगर ये न्यूट्रल है तो बताओ, अगर मैं कंपेयर करूं कि एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट और एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट में किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? बोलो यार, जो भी मन में आ रहा हो बोलो ना, क्या होगा बताओ? पॉजिटिवली चार्ज का, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर मैं एक नेगेटिव और न्यूट्रल में कंपेयर करूं तो किसका पोटेंशियल हाई है? न्यूट्रल का, है ना। और अगर मैं किन्हीं दो नेगेटिव की बात करूं कि मान लो ये -10 है और ये कितना है? -20 है, तो बताओ इसमें -10 वाला या -20 वाला किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? -10 का -20 के कंपैरिजन पोटेंशियल ज्यादा है। इतनी बात तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गई ना? अच्छा,
ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इन कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब जब हम मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली वी हैव थ्री मेथड ऑफ चार्जिंग। व्हाट आर द नेम्स? द फर्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड बाय कंडक्शन, ठीक है। दूसरा बाय इंडक्शन, और फ्रिक्शन पहले कर ले क्या, बाय फ्रिक्शन, और तीसरा बाय इंडक्शन। तो यही तीनों को हम लोग को बेसिकली समझना है। तो वन बाय वन समझते हैं, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। ओके, तो जल्दी से इसे नोट करो। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब भी कॉन्सेप्चुअल चीजें बताई जाए तो उसके पीछे ऊपर लिख सकते हो दिस इज व्हाट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एंड दीज कॉन्सेप्ट्स विल नेवर डायरेक्टली बी आस्क्ड, बट यस इट्स एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट, सो एप्लीकेशन मे बी आस्क्ड। इसमें लिख देना कंपैरेटिवली, अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाएगा दिस इज व्हाट हाई एंड दिस इज लो। अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाएगा दिस इज व्हाट लो, दिस इज हाई, ठीक है। अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाएगा दिस इज हाई एंड दिस इज लो। वेरी सिंपल, समझना है। हो गया नोट? ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जो हम तीनों पार्ट के बारे में बताया है उसको समझते हैं। द फर्स्ट मेथड दैट इज व्हाट कंडक्शन। तो मेथड ऑफ चार्जिंग में बाय कंडक्शन हम लोग क्या करने जा रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को कंडक्शन के थ्रू चार्ज करने जा रहे हैं। तो याद रखना, कंडक्शन में कंडक्ट कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नोट में यहां पर याद रखेंगे क्या, नोट ऑलवेज इलेक्ट्रॉन कंडक्ट्स, ठीक है, इन रियलिटी, ठीक है। बट बाय कन्वेंशन वी कैन एज्यूम flow of positive charge as well। कैसे? ध्यान दो, थोड़े बस ध्यान देख लो, उसका देखना। जैसे मान लो आपके पास ये एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है क्या, ए। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक। और यहां पर आपके पास एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट ले लेता हूं मैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में, जिसका नाम क्या है, बी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके पास क्या है, +4q के बराबर चार्ज है, और इसके पास -6q के बराबर चार्ज है। इन दोनों को मैंने एक कंडक्टर के थ्रू कनेक्ट किया है ना, और जब इन दोनों को कंडक्टर के थ्रू कनेक्ट किया तो जरा ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन कहाँ ज्यादा है, यहाँ पर है ना। यहाँ कह सकते हैं क्या, एक्सेस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या है, कम इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन मस्ट फ्लो फ्रॉम बी टू ए, है ना। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, बी से ए जा रहा है। जरा सोचो, किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ तो उस पर इसकी वजह से क्या आता है, कुछ पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिसके पास जाता है उस पर क्या आता है, कुछ नेगेटिव चार्ज। ध्यान देना, इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से फॉर एग्जांपल यहाँ पर +2q के बराबर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर उतना ही क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ। अब जरा दोनों के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज द नेट इफेक्ट। तो यू विल से सर इसके पास अब कितना आ गया, +q, और इसके पास कितना आ गया बेटा, -4q ही रह गया। ध्यान से समझो,
नेगेटिव चार्ज कहां से कहां ट्रांसफर हुआ, फ्रॉम बी टू ए। लेकिन जरा सोचो पॉजिटिव कहां से कहां ट्रांसफर हुआ, ये फ्रॉम ए टू बी, ये तो बोलेंगे। नेगेटिव कहां से कहां ट्रांसफर हुआ, फ्रॉम बी टू ए, और ए टू बी क्या ट्रांसफर हुआ, पॉजिटिव। तो ईदर वी कैन से द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम बी टू ए, और वी कैन से by convention a positive charge is flowing from higher potential to lower potential or from A to B। बोले ये बोल सकते हैं ना। बात को फिर से समझना, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक नेगेटिवली चार्ज, दूसरा पॉजिटिवली चार्ज। इसके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हेंस इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज कंडक्ट फ्रॉम नेगेटिव, जहां पर ज्यादा है वहां से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम व्हाट वी ऑब्जर्व कि इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज था उसके पास क्या पहुंच गया, नेगेटिव चार्ज, और इसके पास नेगेटिव चार्ज था वहां क्या पहुंच गया, पॉजिटिव चार्ज। तो एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर हुआ और नेगेटिव यहां से यहां ट्रांसफर हुआ, यही तो बात बोल सकते हैं यार हम लोग एट द सेम टाइम, है ना। तो जरा तुम मुझे बताओ इसका कंक्लूजन अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या ये लिख सकता हूं, जरा ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज flow from lower potential to higher potential। बोलो यार ये बात सही है क्या, मैं ऐसे लिख सकता हूं, लोअर टू हायर पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल क्या है, लो, इसका पोटेंशियल क्या है, हाई, है ना। इट्स व्हाट एट लो पोटेंशियल एंड दिस इज एट हाई पोटेंशियल, रिमेंबर दिस। और पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये आपके पास यहां पर स्टेटमेंट हो गया। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, आपको हमेशा ये पता होना चाहिए, ठीक है। On the behalf of this, we can discuss some more examples। जल्दी से इतना नोट करो, फिर एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करते हैं। हो गया बेटा, लिख लिया। अच्छा, अब तुम लोग खुद से मुझे जवाब दोगे। एग्जाम्पल, सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट ए। अच्छा, एक छोटा सा एग्जाम्पल से पहले चीज बताऊंगा कि अच्छा एक बात बताओ, कंडक्शन को अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करना चाहूँ तो क्या कहूंगा, मैं ये कह सकता हूँ कि व्हाट इज कंडक्शन। अब इतना सब पढ़ लिए, कंडक्शन की डेफिनेशन भी समझ लेते हैं कि कैसे किसी बॉडी को हम चार्ज करेंगे कंडक्शन के थ्रू। तो हम कह सकते हैं क्या कि व्हेन अ चार्ज बॉडी इज कनेक्टेड विद एनी अनचार्ज्ड बॉडी, सम इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनचार्ज टू चार्ज और चार्ज टू अनचार्ज, हेंस द अनचार्ज्ड बॉडी विल गेट चार्ज। उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन जरा सोचो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर B से A पर कब तक होगा, B से A तक कब तक होगा। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट ये लिख सकते हो क्या, द फ्लो और एक्सचेंज बोल सकते हो, चार्ज विल कंटिन्यू टिल द पोटेंशियल of both will not become equal। मतलब ये कब तक प्रोसेस चलता रहेगा, जब तक A और B दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता, ठीक है। और ध्यान देना, फोर्थ पॉइंट, दोनों पर चार्ज बराबर हो जाए ये जरूरी नहीं है, है ना। चार्ज दोनों पर बराबर हो जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक कंडीशन में, क्या, if both objects A and B are identical
देन जब उनको कनेक्ट करोगे सफिशिएंट टाइम के लिए तो दोनों पर चार्ज की वैल्यू जब तक बराबर हो जाएगी, उनका पोटेंशियल भी बराबर हो जाएगा, उनका चार्ज भी बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों अलग अलग साइज और शेप और मटेरियल के बने हुए हैं तो उन पर चार्ज का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। इस स्टेटमेंट को याद जरूर रखेंगे। आई विल अगेन रिपीट द सेम स्टेटमेंट व्हेन आई विल टीच यू द कैपेसिटर। ठीक है, जब मैं कैपेसिटर पढ़ाऊंगा देन आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन। हम डिफाइन करवाएंगे, परेशान हो। अभी बस इतना जानो कि पोटेंशियल किसका हाई होता है, किसका लो होता है। दैट इज इट। पोटेंशियल पर जब मैं आऊंगा आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन, यू विल फाइंड हियर पोटेंशियल हाई क्यों है, लो क्यों है, सब कुछ। बट अभी के लिए इतना जानो। एक्चुअली देखो यार, ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिसको हमें पढ़ना आगे है बट टर्म पहले आता है, तो हमें थोड़ा सा सीख लेना चाहिए, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो वो चीजें हमारे सामने और अच्छे से क्लियर होंगी। इतनी बात क्लियर होगी सबको? 4 QA बराबर QB, QA बराबर QB। क्या आप उनसे पूछो क्या है, क्या देखते रहता हो? नाउ मेथड ऑफ चार्जिंग हम लोगों ने क्या बोला? कंडक्शन। तो कंडक्शन का मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी भी एक अनचार्ज बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के साथ कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन विल बी ईदर गिवन और टेकन फ्रॉम द न्यूट्रल ऑब्जेक्ट एंड हेंस दैट न्यूट्रल ऑब्जेक्ट विल बिकम चार्ज्ड। तो लिख लो एक स्टेटमेंट क्या कि चार्जिंग बाय मतलब मेथड ऑफ चार्जिंग में कंडक्शन के थ्रू क्या होता है। लिख लो चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन कैसे होता है? अब इसका एग्जैक्ट स्टेटमेंट मतलब मैं क्यों लिखवा रहा हूँ बेटा? मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कभी एक नंबर में पूछ दिया जाए, है ना, कि हाउ विल यू चार्ज और व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ और मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो यू हैव टू राइट ओनली इन वन स्टेटमेंट। व्हाट विल यू राइट? लिखो व्हेन अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ऑब्लिक बॉडी कर लेना या बार बार कंफ्यूज मत होना। व्हेन अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इज connected with a charged body, ब्रैकेट में लिखेंगे पॉजिटिवली और नेगेटिवली। ठीक है, क्योंकि हम लोग जनरल डेफिनेशन लिख रहे हैं इसलिए हम लोग लिखवा रहे हैं व्हेन चार्ज बॉडी ब्रैकेट में पॉजिटिवली और नेगेटिवली बाय अ कंडक्टिंग वायर। फिजिकल कांटेक्ट भी बोल सकते हैं। हाँ बेटा, फिर कंडक्टिंग वायर के अलावा फिजिकल कांटेक्ट बोल सकते हैं ना, जैसे हम लोग हाँ कोई कांटेक्ट कोई दिक्कत नहीं। अ कंडक्टिंग वायर ऑब्लिक अ फिजिकल कांटेक्ट। ठीक है, और डायरेक्ट कांटेक्ट ये होता है बाय कंडक्टिंग वायर ऑफ फिजिकल कांटेक्ट कॉमा some electrons are taken or given by oblique to the body, ठीक है, to the object। अरे भाई taken by होगा, taken given to होगा, ठीक है, to the object and hence the neutral object get charged। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट गेट चार्ज। जरा समझ लो उसको, जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है उसका क्या मतलब है। देखो भाई, मेरे पास क्या है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ए जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, स्टेटमेंट अभी याद करना आप सभी लोग। एक ऑब्जेक्ट है बी जो कि नेगेटिवली चार्ज है। ठीक, बट मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है सी जो कि न्यूट्रल है। क्या है ये? न्यूट्रल। अब देखो स्टेटमेंट क्या लिखा है, स्टेटमेंट में पढ़ो क्या लिखा है। व्हेन अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड विद एनी चार्ज ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में लिखा है ईदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। तो देखो पहले मैंने क्या स्टेटमेंट में लिखा है, पॉजिटिवली, है ना, तो पॉजिटिवली से कनेक्ट होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा।
तो आगे स्टेटमेंट में देखो केवल पॉजिटिवली के रेफरेंस में पढ़ना कि व्हेन अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड विद अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी द इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू द टेकन इलेक्ट्रॉन इज टेकन फ्रॉम द न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। और अगर इसके साथ कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल बी गिवन टू और टेकन बाय। अब इस स्टेटमेंट को तुम पढ़ो, आराम से समझ में आएगा क्या लिखा है स्टेटमेंट। ठीक है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज से कनेक्ट हुआ तो अपना इलेक्ट्रॉन देगा, अगर ये नेगेटिवली चार्ज से कनेक्ट हुआ तो इससे इलेक्ट्रॉन लेगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो इट हैज हाई पोटेंशियल और इट हैज लो पोटेंशियल, बट अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो इसके पास लो पोटेंशियल है और ये क्या है, हाई पोटेंशियल। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। इज दैट ओके? दिस इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। इफ यू वांट यू मे राइट। ध्यान देना, इसको मैं अलग से बना दे रहा हूं, ये कंफ्यूज मत होना। और लिखा होगा ईदर दिस और दिस। ओके, गुड। अपने एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ऐसा मत बनाना कभी भी, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऑलवेज राइट हियर ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम में अगर कभी भी बनाना हो तो सीधा सा एक डायग्राम बना दो, या तो ए वाला बना दो, ए है और ये बी है। ये क्या है बेटा, चार्ज है, और ये क्या है, अनचार्ज है। ठीक है, दिस इज अनचार्ज। सो इफ इट इज चार्ज, लेट्स सपोज इट इज पॉजिटिवली चार्ज, तो क्या हो जाएगा, व्हेन यू विल कनेक्ट दिस, इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर्ड एंड हेंस इट विल गेट चार्ज। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ओके, नाउ इसी का सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हम समझते हैं कि कैसे इस चार्ज और अनचार्ज की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कितना चार्ज होगा? अभी तो तुम्हें ये पता चला क्या कि अगर हम लोग किसी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से कनेक्ट कर देंगे न्यूट्रॉन को तो पॉजिटिवली चार्ज होगा, नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे तो नेगेटिवली चार्ज होगा। लेकिन सर कितना चार्ज होगा और कब तक चार्ज होगा, ये भी तो क्वेश्चन हुआ कि सर इस पर चार्ज न्यूट्रॉन पर कितना अमाउंट में आएगा, जरा कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, two identical spheres, क्वेश्चन देखो, two identical spheres A and B, A and B having plus 4q charge, plus 4q charge and 0 charge respectively, 0 charge respectively, full stop. When we connect them with a conducting wire, and when we connect them with a conducting wire for a sufficient time, and separated, how much charge acquired by B, question mark. ठीक है, this is one question. See simply how will we solve this question. बहुत ध्यान से समझना, लिखना बंद कर दो, बिल्कुल आराम से समझते हैं। एक टर्म मैंने यूज किया क्या, आइडेंटिकल। इफ आई विल नॉट यूज आइडेंटिकल, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए मैं एक फॉर्मूला दूंगा कभी फ्यूचर में, और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। Q डैश, Q1 डैश और Q2 डैश का फॉर्मूला, दैट इज C1 अपॉन C1 प्लस C2 और Q1 प्लस Q2, और यहाँ पर C2 अपॉन C1 प्लस C2 Q1 प्लस Q2। सर ये क्या लिखा है ना, तो वो बात की बात है, अभी की बात समझते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पर, आपके पास एक है स्फीयर A और दूसरा स्फीयर क्या है B। इस पर चार्ज कितना है बेटा, प्लस 4q के बराबर,
और ये न्यूट्रल है, जीरो चार्ज है इस पर, ठीक। बोथ आर कनेक्टेड और मेड इन कांटेक्ट बाय एनी मीन्स, किसी तरीके से हम लोगों ने इनको कांटेक्ट में कर दिया। किसके लिए? एक टर्म लिखा फॉर अ सफिशिएंट टाइम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट सफिशिएंट टाइम? सफिशिएंट टाइम का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है बेटा, है ना, तो इनको इतने देर के लिए कनेक्ट करो ताकि जितना चार्ज ट्रांसफर हो सकता है उतना हो जाए। सफिशिएंट का मतलब यही है। अब तुम सर ये सफिशिएंट 4 मिनट होता, 10 मिनट होता, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 दिन, 4 दिन, आई डोंट नो, एंड इवन आई डोंट हैव टू केयर अबाउट दिस। सफिशिएंट का मतलब हुआ जब तक इन दोनों के बीच में चार्ज एक्सचेंज होना चाहिए, हो सके पूरी तरीके से। डन। अब देखो इनिशियल कंडीशन में क्या है, इनिशियली इसके पास चार्ज है और ये क्या है, न्यूट्रल है। और अगर इन दोनों को ध्यान से देखा जाए तो ये क्या है बेटा, एक आइसोलेटेड सिस्टम ही तो है। इन दोनों के अलावा मुझे किसी के बारे में तो सोचना ही नहीं है, ठीक। तो दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, सो दैट वी कैन अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। So what is the initial charge? तो हम कह सकते हैं Q initial total कितना होगा? What is the total initial charge? You will say the plus 4Q plus 0, that is plus 4Q. Simple, है ना? अच्छा, अब इनको जब तुम कांटेक्ट में किया तुमने और चार्ज का एक्सचेंज हुआ और एक्सचेंज में पूरी तरीके से हो गया, तो ये चार्ज का एक्सचेंज कब तक होगा जरा बताओ तुम मुझे। A और B के बीच में चार्ज का एक्सचेंज कब तक होगा? जब तक A पर चार्ज और B पर चार्ज दोनों बराबर ना हो जाए। लेट्स सपोज कितना चार्ज बराबर होके हुआ, इस पर भी Q और उस पर भी Q। तो सर व्हाट इज द टोटल फाइनल चार्ज कितना हो गया? यू विल से सर QA प्लस QB, और यू कैन से सर 2Q। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हेंस वी कैन से sir according to law of conservation of charge, law of conservation of charge, आगे से मैं कभी नहीं लिखूंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज, आप लिखूंगा LCC, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज, Q फाइनल टोटल must be equals to Q initial total. What is the final total? 2Q. What is the initial total? दोनों के सम प्लस 4Q। तो मैं कह सकता हूं Q क्या है, एक्चुअली 4Q का आधा, है ना। तो Q कितना हो गया, प्लस 2Q। इसका मतलब ये है, सॉरी 2 कैपिटल, इसका मतलब ये है कि A और B दोनों पर चार्ज अब कितना हो गया बेटा, प्लस 2Q। दोनों को अगर मैं सेपरेट कर दूं तो मैं कहूंगा इस पर चार्ज कितना आ गया, प्लस 2Q, और इस पर चार्ज कितना आ गया, इस पर भी प्लस 2Q आ गया। जरा कंपेयर करो, इसने अपने चार्ज का पॉजिटिव चार्ज को लूज किया और इसने पॉजिटिव चार्ज को क्या किया बेटा, गेन किया, पॉजिटिव चार्ज को गेन किया, है ना। समझ में आ रही बात? अच्छा, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला लिखा हूं जरा समझ लेना इसको। ये फॉर्मूला एक्चुअली है क्या, C1, C का मतलब होता है कैपेसिटेंस, और किसी भी स्फीयर का कैपेसिटेंस जो होता है उसके रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यही फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं, Q1 डैश इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 और टोटल इनिशियल चार्ज। Q1 और Q2 क्या है, दोनों के इनिशियल चार्ज है। तो जरा सोचो कि अगर ये आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल का मतलब दोनों का रेडियस क्या हो, सेम हो, तो R अपॉन 2R, R से R कट के क्या बचा, 1/2R। तो Q डैश कितना हो जाएगा, Q1 डैश कितना हो जाएगा, पहले जो चार्ज था उसके सम का आधा, और Q2 डैश भी क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2/2 ही हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं क्या कि दोनों के पास टोटल इनिशियल जो चार्ज है उसको 2 से डिवाइड करो, यानी कि दोनों या दोनों को जोड़ो और दोनों में इक्वली डिवाइड करो। बोलो बात समझ में आ रही है? समझ गए? सोचो ऐसे 3 एक साथ होते हैं, है ना, इस पर Q1, इस पर Q2, तीसरे पर Q3, सबको जोड़ लिया Q1 Q2 Q3 और डिवाइड कर दिया कितने से, 3 से, और सबको बराबर बराबर दे दिए। बोले ये बात समझ में आ गई? प्लीज नोट सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन जरूर नोट करना।
से आप नोट करना चाहो तो कर लेना, किसे नोट करना है इज नॉट रिक्वायर्ड, मैं पहले बता दे रहा हूँ। बट यस, अगर आपको लगता है कि नहीं अभी नोट करके मैं ज्ञानी बन जाऊंगा तो नोट करो, मैं मना नहीं करूँगा, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड अभी अभी, तो बाद में जरूरत पड़ेगी, तो बाद में मैं सब उसकी प्रूविंग भी कराऊंगा, ठीक है। बेटा 1.5 घंटे की क्लासेस अब चलेंगी 2 महीने तक लगातार, ठीक है। हाँ, तो ये मान के चलना अगर OHT हो तो आप बता देना मुझे, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा और झेल नहीं क्या था डालोगे 1.5 घंटे, ठीक है। OHT नहीं जानते हो? कितने लोग जानते हो OHT? कोई नहीं जानता है? सर के ऊपर से जाना, टेक्निकल लैंग्वेज बोलते हैं ओवरहेड ट्रांसमिशन। कभी भी ऐसा हो कि पढ़ते पढ़ते मन कर रहा हो कि नहीं सर अब ज़्यादा हो रहा है फिजिक्स, बोल देना है मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, उतना ही पढ़ाऊंगा जितना तुम्हारे समझ में आए, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं, आपको बढ़े आगे। एक सवाल घर वालों के लिए लिखिए, हाँ एक सवाल लिखिए, लिखो। सेम क्वेश्चन है बट इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ, ओके। लिखना A, B, C and C are three identical spheres having charges A, B, C are three identical spheres having charges plus 6q comma minus 2q and 0 respectively, full stop. A is first, हाँ और ऐसे लिखो, हाँ A is first made in contact with C for sufficient time. A is first made in contact with C for sufficient time and then remove, ठीक है। और सेपरेटेड भी वर्ड यूज कर सकते हो, कॉमा A is made in contact with C for sufficient time and separated, comma then C is connected with B, and separated. Sufficient time नहीं लिख पा रहा हूँ, मतलब वही है, and separated. Find the final charges on all the three spheres. Means what? You don't have to connect all together. You have to first connect A with C. मतलब इन दोनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखा लिए। अब जैसे A कितना है +6, C कितना है 0, तो दोनों का सम करोगे तो कितना हो जाएगा 6, और आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 3, तो A पर 3 और C पर 3। अब C पर 3 है, B पर कितना -2। अब इन दोनों को कनेक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा -2 + 3 कितना हो गया +q, और +q को डिवाइड करोगे 2 से तो +q/2 दिस इज योर सॉल्यूशन। आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। सॉल्यूशन करते करते लाइएगा। अगला पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, दैट इज नेक्स्ट मेथड, सेकंड, बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। तो पहले हम ये समझते हैं कॉन्सेप्ट के लिए, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, है ना।
व्हाट इज इंडक्शन? इंडक्शन क्या होता है? आप सभी लोगों को पता होगा कि हम लोग कल एग्जांपल लिए थे कि अगर मेरे पास एक प्लास्टिक कोम है और जिसको मैं अपने हेयर के साथ रब करके प्रॉपरली और यहाँ पर छोटे छोटे का ये जो पेपर पीसेस हैं उसके पास लेकर आऊं तो दे ऑल विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द comb. Why? Because comb was rubbed against hair, and when there is a friction, the charge is exchanged, and due to the exchange of charge, both objects, your hair as well as this comb, get charged. है ना? तो this is called charging by friction. वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज शॉर्ट में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। अब हुआ क्या कि जब मैंने इसको चार्ज किया तो ये बॉडी तो ऑलरेडी चार्ज हो गई। कैसे चार्ज हुई बेटा? दिस इज चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन। यस यस, दिस इज चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन। कैसा चार्ज है डजंट मैटर, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन चार्ज हुआ ये बात मुझे अभी तक पता है। ओके सर, बट these piece of papers they were never rubbed against anything, है ना? तो ये तो न्यूट्रल होने चाहिए जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो पीस ऑफ पेपर आर न्यूट्रल। इवन इन लास्ट क्लास आई हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन कि अच्छा बताओ एक पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल बॉडी के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन? तो आंसर क्या होगा? अट्रैक्शन। सो व्हाई बट दिस इज न्यूट्रल और दिस इज व्हाट चार्ज, तो बताओ इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग किसकी वजह से रहा है ना? तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है? क्योंकि ये जो चार्ज्ड बॉडी है जब किसी अनचार्ज्ड बॉडी की विसिनिटी में आएगा तो इस पर चार्ज इंड्यूस कर देता है। चार्ज क्या कर देता है बेटा? इंड्यूस कर देता है। एंड द मेथड ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज ओवर द न्यूट्रल बॉडी इज कॉल्ड इंडक्शन। ठीक है, अब सोचो मान लो ये ऑलरेडी नेगेटिव रहा होगा, तो नेगेटिव ने कैसा चार्ज इंड्यूस किया? पॉजिटिव। और नेगेटिव पॉजिटिव बीच में कैसा फोर्स? अट्रैक्शन। that was the reason behind, or that is the reason behind the attraction between any charged body with a neutral body. Okay, सोचो अगर ये पॉजिटिव होता तो इसको कैसा चार्ज करता? नेगेटिवली। तो इंडक्शन होता क्या है? इंडक्शन इज अ प्रोसेस when any charged body is brought near to a neutral object, even charged object, है ना? It repels, किसको रिपेल करेगा? लाइक चार्ज को, एंड अनलाइक चार्ज को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जरा समझना, ये तो एग्जांपल मैंने दिया, समझो कैसे होता है ये। मान लो आपके पास ये चार्ज सॉरी अनचार्ज बॉडी है, दैट इज न्यूट्रल इनिशियल, है ना? और आपने क्या किया? एक रॉड ले आए जो कि पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। कैसा है बेटा? पॉजिटिवली चार्ज। ये क्या है? न्यूट्रल। इस पर कितना चार्ज है बेटा? प्लस क्यू के बराबर चार्ज है। ठीक है, तो जो ऑलरेडी चार्ज है उसकी वजह से इसमें इंडक्शन होगा। किस पे? दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में। तो ये कर क्या रहा है? ये एक्चुअली इंड्यूस करेगा दूसरे में चार्ज में, इसीलिए इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? दिस इज कॉल्ड इंड्यूसिंग एलिमेंट। इंड्यूसिंग एलिमेंट, और एलिमेंट का नाम यहाँ पर क्या है? इट इज अ रॉड, हेंस वी कैन से इट इज अ इंड्यूसिंग रॉड। ओके, और इंड्यूसिंग ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज जो ऑब्जेक्ट है वो किसके पास आएगा? इस न्यूट्रल बॉडी के पास आएगा। सर अभी तो मैंने बताया कि कोई भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि एज मेनी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आर देयर, द सेम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज यू विल गेट हियर। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 3 6 3 9। सोचो इसके पास जितना पॉजिटिव होता है नेगेटिव चार्ज, तभी तो ये न्यूट्रल था, लेकिन जैसे ही इसके पास में आ जाएगा, सोचो ये पॉजिटिव इन सारे पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा, लेकिन नेगेटिव को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये अट्रैक्ट करेगा तो प्रोसेस यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा? प्रोसेस ये बन जाएगा, इसका अगला स्टेप मतलब ये देखो कि ये जो चार्ज ये बॉडी था उसका जो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो गया? रिपेल हो गया इस तरफ, और जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां पर आ गया बेटा? इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, जबकि ये जो बॉडी थी इंड्यूसिंग एलिमेंट वो यही पर। समझ में आ रही है?
तो एक्चुअल में कोई भी जिस तरीके का चार्ज है उसके ऑपोजिट चार्ज को इस तरफ क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है. सो दिस चार्ज नेगेटिवली चार्ज इज कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज. क्या बोलते हैं इसको, इंड्यूस्ड चार्ज. ठीक. और इस इंड्यूस्ड चार्ज की जो वैल्यू है ये कितनी होगी, मान लो -q1, तो ये या qi बोल सकते हैं इसको, तो ये कितना होगा बेटा +qi, और ये कितना था +q था. ये क्या है -qi इंड्यूस्ड चार्ज. तो उसके ऑपोजिट कैसा चार्ज इंड्यूस होगा, +qi. बोलो अब जरा समझना, इस +q और इस -q में भी कुछ रिलेशन होगा. बहुत सारे बुक में डायरेक्टली लिखा होगा, वो मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा. अभी क्या होगा कि इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, तो q इंड्यूस्ड यानी कि qi की जो वैल्यू है जो इमीडिएटली इंड्यूस हुआ है वो इसके पहली चीज तो ऑपोजिट होगा, यस. और इसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा, हाँ बिल्कुल डिपेंड करेगा. कैसे डिपेंड करेगा, 1 - 1 अपॉन k. सो दिस इज हाउ द इंड्यूस्ड चार्ज का अमाउंट इज डिपेंडिंग ऑन द इंड्यूसिंग एलिमेंट चार्ज. इंड्यूसिंग एलिमेंट के चार्ज पर डिपेंड करता है. बट सर देयर इज समथिंग रिटन 1 - 1 अपॉन k. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? k को हम कहते क्या है, व्हाट इज k, है ना, k क्या है, ठीक है बताता हूं क्या है. k इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. सर इट इज अ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. समझ में आ रहा है, व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? सर आई डोंट नो, क्योंकि मैंने इसके पहले इसके बारे में नहीं पढ़ा था. चलो दूसरा नाम समझो, क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी. सर स्टिल आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी. तो अगला लाइन देखो, शायद समझ जाओ. क्या, इट इज द कैपेसिटी ऑफ इंडक्शन और चार्ज इंडक्शन. किसका चार्ज इंडक्शन, कैपेसिटी. किसकी कैपेसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी. किस चीज की कैपेसिटी, उसके चार्ज को इंड्यूस होने की. सर हाउ, क्या ये अलग अलग होता है सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए? तो डेफिनेटली यस. व्हाई, बिकॉज कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है कंडक्टर हो, कोई हो सकता है इंसुलेटर हो, कोई हो सकता है मेटलॉइड हो, कोई हो सकता है सेमीकंडक्टर हो. और सभी ऑब्जेक्ट्स के अंदर के अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफरेंट तरीके से बाउंडेड होते हैं. किसी का नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, किसी का नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. यानी कि जनरली जो मेटल्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन के फ्री होने या ना होने के अकॉर्डिंग ये k की वैल्यू डिसाइडेड है. ठीक है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो मैक्सिमम यहाँ नेगेटिव ऑटोमेटिक आ जाएगा. लेकिन अगर फ्री नहीं होगा तो ये क्या करेगा, उस पर फोर्स लगा के पहले उसे फ्री कराएगा. क्या सबको फ्री करा लेगा? तो भाई जितनी सी औकात है उतना ही फ्री करा पाएगा. बोलो यार. लेकिन जब सबके सब फ्री हैं, ये जैसे ही जाएगा इन सबको पता चला भाई कुछ नया आया है हमारे आसपास, हम तो अभी तक न्यूट्रल हुआ करते थे, कुछ हमारे आसपास यहाँ पर गांव के बाहर आया है. सब आगे इकट्ठा होकर देख रहे हैं क्या आया, पॉजिटिव आया है. यहाँ क्या आया है, पॉजिटिव. इजिली दे आर कमिंग. गाँव में जाओ तो सब फ्री है, किसी कोई टेंशन नहीं, काम का तो टेंशन ही नहीं, शाम को खाना मिलेगा. शहर में जाओ दे आर बाउंडेड, है ना. और कहीं मेला लग जाए तो क्या शहर वाले कभी देखने जाते हैं? कभी नहीं जाते. अरे ठीक है यार कुछ होगा, आई एम वेरी बिजी. लेकिन गांव में मेला लग जाए ना तो पूरा गांव वहाँ इकट्ठा हो जाता है इलेक्ट्रॉनों की तरह, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है. तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री फॉर मेटल, सो दे आर इजिली accumulate at one point, while the positive charge will be accumulated at other point. Okay, so the value of k is basically the capacity. यार किसकी ज्यादा कैपेसिटी, किसकी कम कैपेसिटी है. तो किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, जरा इसको समझते हैं. कैपेसिटी ज्यादा और कम की जो बात होती है, यहाँ पर मैं इसको हटा दूं यार, ये वाला पार्ट हटा दूं, क्योंकि खास यूज का तो है नहीं. चलो यूज का ही है, देख लो यार, इसको मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ, इसको मैं अंदर रखते. अब जरा k की वैल्यू को समझना. सर k की जो वैल्यू है, कौन सोचो ज्यादा कौन चार्ज हो सकता है, मेटल या इंसुलेटर? मेटल या इंसुलेटर? मेटल का फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी k की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, मतलब बहुत ज्यादा इजीली चार्ज हो सकता है. और जो चार्ज नहीं हो सकता उसकी वैल्यू कितनी होती है, मिनिमम 1 होती है ना. तो 1 किसके लिए होता है बेसिकली बेटा, एयर के लिए होता है. मतलब अगर ये एक चार्ज ऑब्जेक्ट और यहाँ पर रख दूं तो मैं कहूँ इसके आसपास का एयर चार्ज हो जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि एयर का जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है. देखो 1/1 करोगे तो कितना हो जाएगा,
1 माइनस 1 करोगे तो कितना 0 और 0 इंटू क्यू करोगे तो क्या आ जाएगा 0 मींस व्हाट इफ वी हैव अ चार्ज ऑब्जेक्ट सो इट कैन नॉट चार्ज इट्स नियर बाई एयर को चार्ज नहीं कर सकता है बट जरा सोचो कि अगर ये मेटल हो और ये क्या हो कोई चार्ज ऑब्जेक्ट हो तो इसको इजीली चार्ज कर सकता है जरा इनफाइनाइट यहां पर रख के देखोगे तो 1 बाई इनफाइनाइट क्या हो जाएगा अगर इसमें देखा जाए यहां पर फॉर एयर k इज इक्वल टू क्या 1 और अगर k की वैल्यू 1 है तो q इंड्यूस एयर में कितना होगा 0 लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं क्या फॉर कंडक्टर और मेटल तो k क्या होगा इनफाइनाइट जरा q इंड्यूस बताओ कितना होगा 1 बाई इनफाइनाइट 0 तो ये 0 1 माइनस 0 1 तो ये कितना हो जाएगा माइनस q बुक्स में ये डायरेक्टली लिखा मिलेगा तुम्हें कोई टीचर तुम्हें पढ़ाएगा तो डायरेक्टली यही बोलेगा क्या कि व्हेन अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर टू एनी न्यूट्रल बॉडी इट induces or negative charge accumulated at one point and it has the charge equal and opposite to the inducing element charge कोई भी डायरेक्टली ये बोल सकता है मैं भी बोल सकता था लेकिन थोड़ा सा नॉलेज आपके पास होना जरूरी है थोड़ा डेप्थ में नॉलेज आपके पास होना जरूरी है समझ में आ रही बात तो मेटल के केस में नो डाउट यहाँ पर जितना चार्ज है उतना ही चार्ज इकट्ठा होगा लेकिन मेटल के अलावा अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वहां पर एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ चार्ज इकट्ठा नहीं होगा उससे कम होगा तो क्या मैं एक स्टेटमेंट और बोल सकता हूँ क्या सर बताओ मैक्सिमम किसकी कैपेसिटी है इंड्यूस करने की मेटल और मेटल मैक्सिमम कितना इंड्यूस कर सकता है जितना इंड्यूसिंग एलिमेंट के पास चार्ज है तो क्या मैं दूसरे तरीके से ये पूछूं कि क्या इंडक्शन के थ्रू कभी भी चार्ज इंड्यूसिंग एलिमेंट के चार्ज से ज्यादा इंड्यूस किया जा सकता है What must be the answer? No. The answer is no. So we can conclude one statement as well. What? During induction, we cannot induce, we can't induce charge greater than charge on inducing element. तो मतलब मैं कह सकता हूँ क्या यहाँ पर जरा ध्यान से देखो Q induced will always be less than or equal to Q. बोलो अमाउंट की बात करो तो ये हो सकता है तो दिस इज व्हाट इंडक्शन प्रोसेस दिस इज व्हाट इंडक्शन प्रोसेस इन वन स्टेटमेंट हाउ कैन बी डिफाइन इंडक्शन मेरे साथ डिफाइन करना सीखो कैसे डिफाइन करेंगे एक स्टेटमेंट में क्या ये क्या है भाई इंड्यूसिंग एलिमेंट चार्ज ऑब्जेक्ट ये क्या है न्यूट्रल ऑब्जेक्ट तो कर क्या रहे हैं एक चार्ज ऑब्जेक्ट को किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास मिला रहे हैं इसको अंग्रेजी में क्या बोलोगे पास मिला रहे हैं तो भी क्या कहते हैं कैसे चार्ज मिला रहा है कोई कांटेक्ट नहीं है तो बीच में कोई मीडियम है ना हाँ बेटा वो एयर से होता है अगर वैक्यूम में रखोगे तो नहीं होगा ना तभी होगा तो कैसे होगा तो वहाँ कोई मीडियम है हाँ यही तो बात है अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ और कूलम्स आप कहते हैं क्या कि भाई दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं और नहीं भी पढ़ेंगे तब भी हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी फंडामेंटल प्रॉपर्टी व्हेन देयर आर टू चार्जेस इवन इफ they are not exactly in physical contact but they can repel or attract each other इस बात से सहमत हो हाँ सर यहाँ पर जो है सबके सब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अवेलेबल हैं ये भी बात से सहमत हो हमने यहाँ पर क्या लेकर आया पॉजिटिव चार्ज उसके पास लेकर आया तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज सारे नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ इकट्ठा करेगा कि नहीं करेगा अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा करेगा ड्यू टू द अट्रैक्शन of negative charge all the negative charges will be accumulated at one side जिधर हम लोग पॉजिटिव चार्ज वाले ऑब्जेक्ट को ले ला रहे हैं तो ऑपोजिट साइड में क्या एक्यूमुलेट हो जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज है ना तो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेशन हो रहा है दिस प्रोसेस इज नोन एज इंडक्शन बट अभी मैं इसको हटा दूं तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है सर अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या होगा तो फिर से माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों को जोड़ो न्यूट्रल हो जाएगा फिर से चार्ज इधर उधर घूमते रहेंगे बात समझ में आ रही है लेकिन हमें इसे पर्टिकुलरली चार्ज करना है ऐसा कुछ गया चार्ज करना है तो चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा मेथड यूज करना पड़ेगा वो मेथड अभी आगे मैं इसकी जस्ट बात करवाने वाला था ठीक है जल्दी से डिफाइन करते हैं फिर आप लोग घर जाओ अगली क्लास में मेथड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा फिर अगले टॉपिक पर आऊंगा रुक जाओ डिफाइन करना सीखो क्या बोलेंगे ये कैसी बॉडी चार्ज बॉडी ये कैसी अनचार्ज बॉडी व्हेन अ चार्ज बॉडी ब्रॉट नियर टू द अनचार्ज बॉडी है ना द लाइक चार्जेस जो लाइक चार्जेस हैं दे विल बी रिपेल्ड अवे while the negative charges will be attracted towards the charged body and they will be accumulated at one side
एंड द लाइक चार्जेस जो है वो ऑपोजिट साइड में एक्यूमुलेट हो गए हैं. दिस प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ ऑपोजिट चार्जेस एट वन साइड इज नोन एज इंडक्शन. बोले यार समझ में आ रही है, याद हो जाएगा ये चीज. दिस इज कॉल्ड इंडक्शन, है ना. अब मेथड ऑफ इंडक्शन में 1 मिनट की छोटी सी बात करूंगा मैं, ये भेज दूंगा पीडीएफ, घर पे नोट कर लेना यार. देख, मेथड ऑफ इंडक्शन में आप अपनी किसी भी बुक को ओपन करोगे, दे विल गिव यू 2 एग्जांपल, और एग्जाम में पूछा गया एग्जांपल क्या, इफ यू हैव ओनली वन स्फीयर, यू हैव ओनली वन स्फीयर और यू हैव डबल स्फीयर्स, तो इनको कैसे चार्ज किया जाए. डबल स्फीयर दोनों क्या है, आपस में कांटेक्ट में. हाँ आ जाओ बेटा, आ जाओ. ये दोनों क्या है, कांटेक्ट में. आपके पास अगर सिंगल स्फीयर है तो उसे कैसे चार्ज करोगे, आपके पास डबल स्फीयर है तो कैसे चार्ज करोगे, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इंडक्शन. 3 स्टेप की बात है, समझाता हूं. इसको मैंने क्या किया बेटा, स्फीयर को पहले एक इंसुलेटर स्टैंड पर रखा. स्टैंड, वो भी कैसा, इंसुलेटेड. इंसुलेटेड का मतलब क्या है, इसके थ्रू चार्ज फ्लो नहीं कर सकता. इस पर पहले क्या था, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और इसके पास नेगेटिव 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 भी चार्ज थे. ठीक है, और इसके पास मैंने एक इंड्यूसिंग एलिमेंट लाया. मुझे कैसा चार्ज इसको करना है बेटा, नेगेटिवली चार्ज करना है, तो इसमें मैं यहाँ पॉजिटिव लाऊंगा. ठीक, अब ये क्या करेगा, दूसरे स्टेप में सारे नेगेटिव को अपनी तरफ इकट्ठा कर लेगा और पॉजिटिव को दूसरी तरफ इकट्ठा कर देगा, है ना. ये अभी यहाँ पर है, दूसरे स्टेप में ये हो गया. अब जरा सोचो, ये जो पॉजिटिव है इनको तो मुझे भगाना है, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव यहाँ पर रहेंगे तो ये पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं हो पाएगा. तो उसके लिए क्या करना है, इसको अर्थ से कनेक्ट कर देना है. और अर्थ किसका काम करता है बेटा, एक बफर रिजर्वॉयर की तरह काम करता है. मतलब अगर किसी भी को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, और अगर इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है तो इलेक्ट्रॉन ले भी देगा. तो बताओ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव क्या करेगा, कहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये तुम्हारा अर्थ. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज 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 न्यूट्रलाइज. तो थर्ड स्टेप में आप क्या कह सकते हो कि सर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, ये बेचारे अभी इसी पॉजिटिव के साथ लगे पड़े हैं, लेकिन यहाँ पर ये सब क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए. ठीक, अब तुमने क्या किया, अब इसको भी धीरे से हटा दिया. ये इलेक्ट्रॉन वापस अपने जिसको छोड़ के आए थे पॉजिटिव चार्ज को, उसकी तलाश में जाएंगे, और वो सब ऑलरेडी क्या है, ऑक्यूपाइड है विद सम इलेक्ट्रॉन. तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक्सेस अमाउंट में हो गए कि नहीं हो गए, फालतू के इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए. और अगर ये फालतू के इलेक्ट्रॉन है तो उसमें कितना चार्ज आ जाएगा बेटा, जितने चार्ज से आपने से ये चार्ज आए थे उतना ही. किसके केस में, मेटल के केस में. तो दिस इज हाउ वी कैन चार्ज द ऑब्जेक्ट. दिस इज द मेथड, दैट वाज द process of induction. This is the method of charging a body. Rest of the thing we will discuss in next class, that is day after tomorrow. कितने बच्चे आए हुए तुम लोग, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8. कोई लड़का नहीं आया.